हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज 11 फेब को यूपीपीसीएस आरओ ईआरओ की प्रीलिम्स परीक्षा कंडक्ट हुई है, जिसमें पेपर 1 जीएस पेपर 1 होता है, जिसमें 140 क्वेश्चन होते हैं। को 9:30 से 11:30 के बीच में हुआ था और हिंदी का पेपर 2:30 से 3:30 के बीच हुआ था। कटअप जो होगा जीएस पेपर 1 और हिंदी दोनों पेपर्स के मार्क्स के बेसिस पे ही आएगा। फ्रेंड्स, अभी मैं काफ़ी एनालिसिस रिसर्च के बाद आपके समक्ष ये यूपीपीसीएस आरओ प्रीलिम्स परीक्षा के जीएस पेपर का आंसर की लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसमें बहुत ही सावधानी बरती गई है और मैक्सिमम एक्यूरेसी का प्रयत्न किया गया है। खैर, अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। मैं एक्स्ट्रा माइल चल के उस क्वेश्चन को और अच्छे से कवर करने की कोशिश करूँगा। अब सवाल आता है कि ये वीडियो सेशन क्यों और किस लिए महत्वपूर्ण है, किन के लिए महत्वपूर्ण है। तो एक तो उनके लिए जो आरओ की परीक्षा दिए हुए हैं और सर्वश्रेष्ठ आंसर की तरफ को ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, कहना आसान है पर सर्वश्रेष्ठ जैसा कुछ होता नहीं है। इवन यूपीपीसीएस विथ ऑल देयर एक्सपर्ट्स वो भी आंसर की देता है तो कुछ चेंजेस देखने को मिल ही जाते हैं। जो फाइनल आंसर की आती है वो भी फाइनल आंसर की पब्लिश भी नहीं की जाती है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न फॉर द सेम। एनीवे, डिबेट इज़ नॉट अबाउट दैट ओनली। तो पहला तो ये हो गया कि आरओ की जो परीक्षा दिया हुआ है जिन्होंने, उनके लिए एक सर्वश्रेष्ठ आंसर की, अवेलेबल आंसर की आपको प्रोवाइड करना। और दूसरा, जो 17 मार्च को यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये एक मॉडल टेस्ट पेपर का काम करेगा। तो आप ऐसे नहीं रहें कि आंसर किया आ जाएगा, मिला लेंगे, कर लेंगे। नहीं भैया, आपको इन सारे क्वेश्चन के थ्रू गो थ्रू करना होगा, बिकॉज इनमें से कई सारे क्वेश्चन हमें 17 मार्च वाली प्रीलिम्स एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। बैठे नहीं रहें, इसके इन सारे क्वेश्चंस के, अदर देन मैथमेटिकल वाले, जो मैथ के भी कुछ क्वेश्चन इसमें दिख रहे हैं और कुछ साइंस के काफ़ी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट उसके अलावे जो क्वेश्चंस हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं आरओ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में जो 17 मार्च को शेड्यूल्ड है उसमें देखने को मिल सकते हैं। तो इस लिहाज से इसको आंसर की के तरफ ही मैंने पूरी कोशिश की है इसमें 100% एक्यूरेसी की। बट अगर कुछ भूल चूक हो जाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएं। सो लेट्स बिगिन द शो। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट इन विच वन इज लेबल्ड एज असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। और इसका जो पहला ये सेक्शन सी हमारे हाथ में है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा, इसमें जो होता है एल्टीट्यूड इंक्रीज करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। एल्टीट्यूड इंक्रीजेज एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज करता है, और साथ ही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी डिक्रीज करता है। तो जो पहला स्टेटमेंट है दैट वन दिस करेक्ट, और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना वो डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। तो ऊपर जैसे जैसे जाते हैं प्रेशर जो होता है लोअर होते जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा पहला। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन जैसे इन्होंने मारा हुआ है ऑप्शन 4, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी न होके ए है। अब इसमें गजनी तो आसान है, गजनी और कंधार, दिस वन इज, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं। और पूछा है कि नॉर्थ सिचुएशन अफगानिस्तान, तो खैर तो ये वाले को एलिमिनेट कर देंगे और ये वाले को भी एलिमिनेट कर देंगे। तो आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, ए और डी। अब देखिए, समरकंद जो है ना उज्बेकिस्तान में है, और यहाँ पे एससीओ की 2022 की मीटिंग समिट भी हुई थी। और सिमिलर में फरजाना या फरगाना जगह का नाम है, वो भी उज्बेकिस्तान में ही है। तो दीज टू, फरगाना एंड समरकंद, आर सिचुएटेड इन उज्बेकिस्तान एंड नॉट इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। Moving on to next question, that is
सैयद डायनेस्टी का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया तो खिज़्र खान सबसे पहले होगा, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं। उसके बाद मुबारक शाह, फिर मोहब्बत शाह, और फिर लास्ट जो रूलर थे आलम शाह थे। ये सेकेंड शॉर्टेस्ट डायनेस्टी था ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। ऑफ कोर्स शॉर्टेस्ट वन इज खिलजी डायनेस्टी। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। नाउ मूविंग टू, अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये साइंस क्लास 12 या फिर नीट में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ के पेपर में तो नहीं ही देखने को मिलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ देखने को मिल गया है। तो आई कैन अंडरस्टैंड द पेन एस्पायरेंट्स हैव गॉन थ्रू, स्पेशली द मेंटल टॉर्चर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। सो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो 1 एम्पियर होगा। एक्चुअली इसका अलग है और मैं यहाँ साइंस पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूँ, बट अदरवाइज अगर कुछ एक्सप्लेनेशन के टर्म में आएगा तो मैं बता भी दूंगा, बट करेक्ट आंसर इसका जो होगा 1 एम्पियर होगा। वोल्टेज दिया हुआ 15 और जो फर्स्ट कलर डिजिट होगा ब्राउन का और सेकंड कलर का डिजिट होगा 15 होगा, तो 15 ये हो गया। और ब्लैक कलर का जो होता है मल्टीप्लायर होता है 10⁻1, तो टोटल जो रेजिस्टेंस हो जाएगा 15 इंटू 10⁻0 दैट इज इक्वल टू 15, और 15/15 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। दैट्स इक्वल टू 1 एम्पियर। सो ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2001 और 4 ऐसे कुछ किसी साल पूछा गया है। आई थिंक इट्स एवरीवन। ये क्वेश्चन जो है अलग, और कहानी स्टार्ट होती है स्प्लैश से, फिर सीट से, फिर स्प्लैश से ही स्टार्ट होता है। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, बी और डी, ठीक है। लेकिन उसके बाद स्प्लैश के बाद सीट होता है, ना कि रील होता है, और उसके बाद सीट के बाद रील आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ना कि डी। Now moving on to question number 6. This one is easy, खास करके पॉलिटी के। He holds the office during the pleasure of not the prime minister but the president, ठीक है। तो he is not entitled to do the privilege of a member of, नहीं, ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा नीदर नॉर, बिकॉज करेक्ट पूछा है फॉलोइंग स्टेटमेंट, और यहाँ पे जिनका भी ये है उन्होंने थोड़ी बहुत एरर कर दिया हुआ है। सो उस पर नहीं जाते हैं, ये दोनों ही गिवन स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। ये आसान क्वेश्चन है। रीजन फॉर स्विमिंग पूल टू अपीयर लेस डीप देन द एक्चुअल डेप्थ। इसका रीजन जो होता है रिफ्रैक्शन होता है, और ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन लगाया गया है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें जो है ना वो आंसर बी और सी में से दोनों में से कोई एक हो सकता है, बट आई हैव गॉन थ्रू द ऑप्शन सी बिकॉज दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, और दूसरा जो है लगभग करेक्ट है और 5 आइज के बारे में बात कर रहा है। तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे स्टोन घोस्ट हालांकि बहुत लोग पहली बार सुन रहे होंगे, बट ये एक्चुअल में करेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज, यहाँ भी ये काफ़ी मतलब थोड़ा सा भी अगर पढ़े होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इंटरक्रॉपिंग सीरियल्स एक्ट एज ए कम्प्लीमेंट्री क्रॉप। ऑब्वियस सी बात है, इसको न्यूट्रिशन देने की नहीं होती है, सेल्फ न्यूट्रिशियस होता है। और पल्सेस विद अ टैप रूट सिस्टम डू नॉट कम्पीट फॉर न्यूट्रिएंट एंड मॉइस्चर। तो बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन ए। यहाँ भी ऑप्शन डी हो जाएगा। ये मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है ना वो सी सेट सी का है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन जो है डिस्कवरी ऑफ पाई मेसन को, ये सब जितनी सारी डिस्कवरी है उनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। तो इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर हुआ था, अक्टूबर 1897। प्रोटॉन जो डिस्कवर हुआ था रदरफोर्ड साहब ने किया था 1917 में हुआ था। न्यूट्रॉन हालांकि रदरफोर्ड ने 1920 में ही कर दिया था, बट 1928 में फाइनली जाके चैडविक साहब ने 32 में चैडविक साहब ने इसका इन्वेंशन या फिर डिस्कवरी किया था, ये 1897। और ये सबसे लास्ट में आया था 1947 में। तो पाई मेसन वाला याद रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। द स्ट्रगल्स इन साउथ अफ्रीका प्रिपेयर गांधी। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट वन, ओके।
लेकिन यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, सीइंग द militancy of Indians in South Africa, Gandhi ji was convinced that the Indian people would be ready for militant struggle and sacrifice. ये अगेंस्ट गांधी जी का जो फिलोसफी है उसके अगेंस्ट ही जाता है. सो इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से ऑप्शन बी मार सकते हैं. यस. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. ये भी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट से आप भी निकाल सकते हैं. इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है, बिल्कुल 508. नाउ मूविंग ऑन टू, अब देखिए ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आपको कैसे करना है. देखिए जय वर्मा सिन्हा जो थी वो फर्स्ट रेलवे चेयरपर्सन बनी थी, आरआरबी की फर्स्ट रेलवे वीमेन चेयरपर्सन बनी थी, तो ये तो आसान है. फिर आपके पास श्वेता थविसीन है, ये पीएम ऑफ थाईलैंड है. और डी हमें नहीं पता कि मनोज नाथ कौन है. और मोहम्मद मुइजू काफ़ी चर्चा में रहे थे, काफ़ी अभी भी लगातार डिस्कशन चल रहा है, इनके खिलाफ इम्पीचमेंट की भी तैयारी हो रही है. हालांकि उसको मालदीव के सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक दिया है, बट स्टिल काफ़ी चर्चा में रहे थे, काफ़ी न्यूज़ में हुए थे. इंडिया आउट कैंपेन भी चलाया था, उसी के बेसिस पे वो चुन के भी आए थे. अक्टूबर में इनका इलेक्शन हुआ था. तो ये प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव है. तो अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो हो जाएगा. तो सबसे पहले आप श्वेता थविसम को पीएम ऑफ थाईलैंड तो कर ही सकते हैं, मोहम्मद मुइजू प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव कहते हैं, और जय वर्मा सिन्हा तो पूरे मतलब सेकेंड हाफ तो 2023 में ये पूरी चर्चा में रही थी. काफ़ी ऐसा भी कोई फर्स्ट कुछ बनता है तो उसको याद रखने की चीज़ होती है. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, वो हो जाएगा ऑप्शन सी. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. ये एक्चुअली थोड़ा सा यूपीएससी टाइप, लास्ट ईयर का जो यूपीएससी 2023 का प्री हुआ था ना, उस तरीके का क्वेश्चन है कि कौन से कितने पेयर, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. ये नहीं पूछा है कि कौन विच वन ऑफ द इनकरेक्ट, बेसिकली वो भी हो सकता है कि कौन सा इसमें इनकरेक्ट है. तो बेसिकली इसमें जो है फर्स्ट वन इज करेक्ट है, ये जो हिमालयन फॉरेस्ट ये है शिमला में. थर्ड वन करेक्ट जोरहाट आसाम में है ये. और फोर्थ वन डी ये भी करेक्ट है. तो इसमें कितने करेक्ट पेयर हैं, तो ये 3 है और ये भी करेक्ट है. अगर इनकरेक्ट पूछता इसी को थोड़ा सा घुमा के पूछता कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, तो बी ऑप्शन हो जाता. लेकिन यहाँ पे वो नहीं पूछा कितने करेक्टली मैच्ड है पेयर्स हैं, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15. ये भी क्वेश्चन काफ़ी डीपली मतलब इतना डीप में कोई पढ़ता नहीं है साइंस, until unless they are preparing for NEET or JEE Mains. तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, वो भी गलत है, क्योंकि ये जो मूवमेंट होता है ना, वो सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट होता है. सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट होता है, ना कि प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन होता है. और ये प्रोसेस जो होता है ये ओस्मोसिस नहीं कहलाता है, ये रिवर्स ओस्मोसिस हो जाएगा अगर इस तरह का मूवमेंट होता है. तो अब डिपेंड करता है कि इसमें क्या किसको कंसिडर करता है. तो फिलहाल तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, नीदर में जाएगा. एक बार इसको और अच्छे से देखना पड़ेगा. अगर कोई डाउट आता है तो वी विल डिस्कस इट इनटू द कमेंट सेक्शन. सो प्लीज हैव सम पेशेंस. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन में, ये यूपी बजट का क्वेश्चन है. इसमें जो है ये दिस वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड दिस वन इज करेक्ट. तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है. जो बजट था, हालांकि पुराना डेटा है, पिछले साल का है, अभी नया बजट यूपी असेंबली से पास हो चुका है. तो 690,242.43 करोड़ जो है वो साइज तो बजट था लास्ट ईयर. और ये जो बजट फिजिकल डेफिसिट है वो करेक्ट है, 84,883.16 करोड़. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर कंसिडर करें, हालांकि है तो करंट अफेयर से, बट थोड़ा सा मुश्किल है. बिकॉज इसमें कौन याद रखता है कि कौन कब मरा है. हाँ, अगर उसका फील्ड वगैरह से पूछा रहता तो थोड़ा सा आसान रहता, बट ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया है. इनमें जो सबसे पहले जिनका डेथ हुआ था वो हुआ था विदेश्वर पाठक. इनका डेथ एकदम 15 अगस्त को ही हुआ था, 15 अगस्त. फिर जो हुआ था वो CR राव साहब का हुआ था, ये 22 अगस्त को इनका निधन हुआ था. और सबसे लास्ट में जिनका डेथ हुआ था वो MS स्वामीनाथन का हुआ था 28 सितंबर को. हालांकि इन्हें रिसेंटली नोबेल भारत रत्न भी दिया गया है
सितंबर। और उस्ताद जाकी अली जाकी हैदर जो रुद्रवीणा एक्सपेरिमेंट के प्लेयर थे, वो इनका निधन सितंबर 13 को हुआ था, सितंबर 13। तो इसके अकॉर्डिंगली जो आंसर करेक्ट आंसर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 फर्स्ट। यस। नाउ ये भी बहुत मुश्किल नहीं क्वेश्चन है। सबसे पहले ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, सीड मल्टीप्लिकेशन का स्टेज, वेरियस स्टेजेस, वो भी करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो कहानी जो भी स्टार्ट होगी वो न्यूक्लियस से स्टार्ट होगा, न्यूक्लियस से ब्रीडर में जाएगा। तो 4 के बाद 1 कहीं है? हाँ है, ऑप्शन 1 में। बाकी आगे की ज़रूरत, हालांकि उसके बाद फाउंडेशन आता है, और फाउंडेशन के बाद से सर्टिफिकेट या फिर रजिस्ट्रेशन भी आता है इन बिटवीन। रजिस्टर्ड सीड आता है, फिर जाकर सर्टिफाइड सीड आता है, बट उतना हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। न्यूक्लियस से ब्रीडर, और अगर कोई ऑप्शन में दिख रहा है तो उसके थ्रू भी हम आगे बढ़ सकते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट? यस इट इज़। इंडिया जूट प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यू टू येलो रेवोल्यूशन? नहीं भैया, येलो रेवोल्यूशन नहीं, उसको बोला जाता है ब्राउन फाइबर रिवोल्यूशन, न कि येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन किसके लिए होता है ये मुझे करेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। यहाँ पे होगा गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन। किससे रिलेटेड है? जूट से, और इसका जूट का प्रोडक्शन जो हो गया वो इंक्रीज कर गया गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन के थ्रू। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, तो अगेन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, और आर इज फॉल्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 20। यहाँ पे सबसे पहले हम रीजन देख लेते हैं। रसिया एंड चाइना टुगेदर आर लीडिंग इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन ILRS अगेंस्ट US लेड आर्मिटिस एफर्ट? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, ये किसी के अगेंस्ट में नहीं है। ये हालांकि चाइना और रसिया के जो रॉस कॉस्मोस हैं उनके ही द्वारा लेड किया जा रहा है, लेकिन ये ओपन टू ऑल इंटरेस्टेड कंट्री एंड इंटरनेशनल पार्टनर्स है। ऐसा कोई अगेंस्ट फॉर में नहीं चल रहा है, कोई भी आके यहाँ पे रिसर्च कर सकता है। तो ये दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमारे पास अगर ऐसा कोई होता है तो सेकंड, अगर रीजन गलत हो जाए तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि ए इज़ ट्रू एंड आर इज फॉल्स। हालांकि गारंटेड एक्सेस कुछ नहीं होता है, बट उसका टारगेट था कि हाँ मून पे जाना, वो भी साउथर्न प्लेन पे सॉफ्ट लैंडिंग करना, जो कि फेल हो गया था। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर, अगेन मैथ का काफ़ी इजी क्वेश्चन, इसमें मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ ये टिक मारूंगा 21 का ए। Question number 22. During the winter season, most part of India is dry. Yes, most part of India is dry because कुछ southern में कुछ पार्ट होते हैं जहाँ पे बारिश होती है, जैसे कि तमिलनाडु कोस्टल इलाका जो होता है ईस्टर्न कोस्ट का, बस थोड़ी बहुत उधर ही बारिश होती है, बाकी ड्राई ही रहता है विंटर सीजन में, अनटिल अनलेस वो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बारिश अभी कुछ दिन पहले हुई थी ना, उसको छोड़ के, बट मोस्टली ड्राई ही रहता है। अब क्यों रहता है? तो ये मोस्ट पार्ट वो आते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में, और जिसकी वजह से जो मूवमेंट ऑफ विंड होता है वो होता है फ्रॉम लैंड टू सी। मूवमेंट ऑफ विंड किधर से होता है? लैंड टू सी, और उसकी वजह से मॉइस्चर उसमें रहता नहीं है, और मॉइस्चर नहीं रहेगा तो कैसा होगा? ड्राई होगा, बिल्कुल। तो ये करेक्ट है और एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। नाउ मूविंग ऑन टू 23, दिस वन इज इजी क्वेश्चन, और इसमें क्या ही बताना है, बच्चे ने सही मारा है। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिय असम, और कथक जो है उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए का 1, बिल्कुल सही। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24, ये भी यूपी स्टेट से क्वेश्चन है, स्टेट बेसिस का एक क्वेश्चन है, स्पेशली यूपी के आर्ट एंड कल्चर से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे चारुकला डांस की बात की जा रही है, तो ये इट इज़ अ डांस फॉर्म परफॉर्म इन अवध रीजन ऑफ? नहीं भैया, ये अवध रीजन में नहीं, कहाँ पे किया जाता है? ब्रज रीजन। ब्रज रीजन कहाँ पे है? मथुरा के आसपास वाले रीजन को ब्रज रीजन बोला जाता है। मथुरा, अलीगढ़, ये सब, आगरा, ये सब ब्रज रीजन कहलाता है। अब देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। In this, veiled women balancing large multi-tiered circular wooden pyramid on their heads dance to the songs of Krishna. This statement is correct.
एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ओनली टू, और हमें करेक्ट पूछ रहा है। तो ये भी ध्यान देखना है कि इनकरेक्ट तो नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25। ये भी अगर थोड़ा बहुत हम कैलकुलेट कर लेना तो पता होना चाहिए कि 1, 8, 15, 22, 29 ये जो होता है एक ही दिन को पड़ता है। अगर एक महीने में ये सारे डेट्स पढ़ते हैं तो जो डेट सेम रहेगा। तो अगर ऐसा है तो अगर 22 तारीख को 25 तारीख को थर्सडे है तो आई थिंक 22 जो होगा वो मंडे होगा, और मंडे कितने पढ़ेंगे यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसका भी क्वेश्चन पेपर है वो सही आंसर लगाया हुआ है 5 मंडे। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26। ये भी वन ऑफ द यूजियस क्वेश्चन है। The northern slopes of Himalayas have a thicker vegetation cover compared to the southern slope। अब देखिए इसमें अभी आंसर नहीं करेंगे, हमें पता नहीं कि सेशन ये सही होगा कि गलत होगा। अब southern slopes of Himalaya receive more rainfall than the northern slope। अब देखो जिधर रेनफॉल होगा उधर थिकर वेजिटेशन होगा, लेकिन ऊपर वाले में तो गलत बात की जा रही है। तो या तो दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा, हमें अभी नहीं पता है, बट लेट्स लुक इनटू थोड़ा सा डीप जाते हैं। तो हमें ये भी पता है कि सदर्न स्लोप में ज़्यादा बारिश होती है। तो स्टेटमेंट जो 2 है वो करेक्ट हो गया, सॉरी रीजन जो है वो करेक्ट हो गया। लेकिन और नॉर्दर्न जो स्लोप्स ऑफ हिमालयस हैं वहाँ पे बारिश कम होती, तो बारिश कम होगी तो थिकर वेजिटेशन ना होकर थिनर वेजिटेशन, बिकॉज वहाँ पे रेन ही नहीं होता है तो वेजिटेशन होने का चांसेस जो होते हैं मिनिमम हो जाते हैं। तो दिस स्टेटमेंट जहाँ यहाँ पे जो असर्शन है वो गलत है। तो ऑब्वियसली जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट इन विच वन इज लेबर। वो तो ठीक है। तो यहाँ पे जो है राजा राम मोहन राय एडिटर ऑफ संवाद कौमुदी थे, और उन्होंने उसमें कस्टम ऑफ विडो बर्निंग जो सती था उसको कंडेम किया था, और लगातार ऐसा चलाया था मूवमेंट टाइप का उस मैगजीन के माध्यम से, जिससे at last he succeeded in suggesting the then Viceroy, Governor General of India, to make a law regulating the sati प्रथा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे का लेना देना तो है, बट इसमें थोड़ा सा ये है कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन करेक्ट वो पहले वाले को एक्सप्लेन कैसे कर रहा है इसमें ये चीज़ नहीं, तो इसमें हम बी के साथ जा सकते हैं। अब इसका फाइनल आंसर जो होगा आयोग पे डिपेंड करेगा, इसमें ए और बी दोनों, उसको कभी कभी ऐसा देखने को भी आया वो उसकी मर्जी पे है कि क्या लेना है। अभी इसका ये ऐसे हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों में एक ही चीज़ की बात की जा रही है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन मान सकता है। लेकिन चूँकि हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि फर्स्ट चीज़ अलग है और सेकंड चीज़ अलग है, तो इसलिए ये भी कह सकते हैं कि ऑप्शन बी। फिलहाल मैं यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जा रहा हूँ, अदरवाइज आयोग का आंसर की तो आएगा तो देखा जाएगा, या फिर कुछ और डॉक्यूमेंट्री आएंगे जिससे कुछ कंट्रोडिक्ट किया जा सके। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा फैक्चुअल है, लेकिन हमें तो इतना पता है कि खजानुल फतूह जो लिखा था वो आमिर खुसरो साहब ने लिखा था, तो डी का 3 तो होगा ही होगा। अब डी का 3 कहाँ पे है, तो एक ही में है, और सी, तो बाकी उसके हिसाब से मैच कर लेंगे। तारीखें फिरोज शाही जो है वो फिरोज शाह ने लिखा था, सॉरी जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था, तो सी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें डबल क्रॉस भी हो गया, ये भी हमारा सही है, आगे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ मूविंग टू ए साइंस का क्वेश्चन है। पर्सन ट्रेवलिंग इन कार विथ क्लोज ग्लास विंडोज एंड डोर्स इज सेफ फ्रॉम लाइटिंग स्ट्राइक। ओके, रीजन दिया गया है एक्चुअली क्लोज कार बिहेव्स लाइक ए होलो कंडक्टर सो चार्जेस कैन नॉट इंटर इनसाइड। तो यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ये जो है जब तक वो डायरेक्टली क्लोज कंटेक्ट में नहीं आए कंडक्टिंग मेटल्स के तब तक, और विंडो ग्लास जो होता है ना वो नॉन कंडक्टर का काम करता है, सेमी कंडक्टर तो नहीं कह सकते, बहुत इंसुलेटर का काम करता है, तो उसके थ्रू तो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी तो पर्सन जो है अंदर होगा वो इलेक्ट्रिसिटी के कंटैक्ट में नहीं आएगा और सेफ रहेगा। तो यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही किया गया है, तो दिस वन इसका तो परफेक्टली करेक्ट है, इसका सी ही आंसर होगा, डेफिनेटली 100% गारंटीड। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30
with Rhine, with reference to the Rhine river in Europe, which of the following statement is correct? तो यहाँ पे राइन रिवर इज एन इम्पोर्टेंट पाथवे फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन नदर्न जर्मनी। अब देखो यहाँ पे जो राइन रिवर है ना भैया, तो ये जो है नॉर्दर्न जर्मनी न होके सदर्न जर्मनी में है, तो ये जो है फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो। थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा आपको वर्ल्ड मैप का आइडिया होना चाहिए कि राइन रिवर कहाँ पे है, नॉर्दर्न में है या फिर साउदर्न जर्मनी में है। और पोर्ट ऑफ रोटरडम जी है वो राइन रिवर के माउथ में ही लोकेटेड है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे जिन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31, ये यूपीपीसीएस का जो है ना काकतीय एम्पायर काफ़ी फेमस है। इसको एनसीईआरटी तमिलनाडु के जो स्टेट का जो स्टेट एनसीईआरटी आती है ना कह सकते हैं, तो एससीईआरटी बोला जाता है। वो तमिलनाडु क्लास 11-12 की जो एनसीईआरटी है वहाँ पे ये सब के बारे में काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, वहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। खैर आपको अभी उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए रुद्रमा वाज द फोर्थ इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ ने, ये जो काकतीय डायनेस्टी है वारंगल की वो काफ़ी पहले से थी। इवन 200 अगर इसको हम 11th सेंचुरी माने तो ये 13th सेंचुरी में किंग या क्वीन का, एक्चुअली शी वाज अ लेडी, शी वाज अ डॉटर ऑफ किंग गणपति, जिन्होंने इसे रुद्रमा जी को एज ए मतलब वो सन प्रेफरेंस दिया था कि कैसा था कि सन ही बनेगा, लेकिन शी वॉज वेरी कैपेबल वन। और इस पर एक साउथ में मूवी में आई थी रुद्रमा देवी करके, आई थिंक अल्लू अर्जुन का मूवी है, बहुत ही अच्छी फिल्म है, आप फिल्म में देख सकते हैं। बहुत शी वॉज ब्रेव फाइटर। और जो दूसरा स्टेटमेंट है ना इसका वो भी करेक्ट है फ्रेंड्स। तो पहले के बारे में तो इनकरेक्ट है, फोर्थ नहीं थी, फोर्थ इंडिपेंडेंट, फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थी, इंपॉर्टेंट रूलर, लेकिन यहाँ पे फोर्थ इंडिपेंडेंट रूलर की बात है। फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट, सेकंड वन इज करेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वी हैव टू वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की एज वेल। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड एट पंतनगर उत्तराखंड, erstwhile part of उत्तर प्रदेश इन 1960। दिस इज करेक्ट वन, ये सही है, इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं करना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल दे दिया, 6 यूनिवर्सिटीज़ नहीं 4 यूनिवर्सिटीज़ जो है ना एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं वो इस्टेब्लिश हुए थे 19 बेसिकली लॉर्ड कर्जन के टाइम पे कौन से एग्रीकल्चर कॉलेजेस इस्टेब्लिश हुए थे, तो उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे पुणे जो हुआ था ना, पुणे हुआ था 1907 में हुआ था, और कोयम्बटूर 1906 में हुआ था, ना कि उसमें। और कोयम्बटूर में हुआ नहीं था, जो चेन्नई में जो एग्रीकल्चर कॉलेज था ना विच वाज एस्टेब्लिश इन 1868, तो उसी को रीलोकेट किया गया था कोयम्बटूर में 1906 में। बाकी जो 4 हैं कानपुर, सबौर, नागपुर एंड लियालपुर, इन सबको एस्टेब्लिश किया गया था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे बिटवीन 1901 टू 1905 के बीच में। सो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी। अब ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, लेकिन हर बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 6 शेड्यूल में कौन किन स्टेट्स का ट्राइबल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन होता है। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। सबसे पहले आसाम को कंसीडर करेंगे कि पहले जो था आसाम ही बड़ा राज्य था और उसी के अंडर में बाकी सारे आते थे, बाद में बाइफर्केशन हुआ, कुछ बाद में ऐड किए गए थे। देन नीचे के स्टेट्स हम काउंट करना शुरू करेंगे, नीचे में इंक्लूडिंग हम मेघालय को भी करेंगे। तो नेक्स्ट वन आसाम के बाद कौन सा आएगा, मेघालय। त्रिपुरा बिकेम पार्ट आफ्टर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम असम ओनली, तो ये भी आ जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड लास्ट वन जी जो नमामि में नागालैंड, मणिपुर और मणिपुर एंड मिजोरम। तो नीचे वाला मिजोरम भी इसका पार्ट है। तो 4 स्टेट्स देयर आर 4 स्टेट, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट ये थोड़ा सा टेक्निकल है बट ऑफ कोर्स ये आसान भी है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। चाइना को सबसे ज़्यादा था, तो सबसे ज़्यादा इसमें दिख कौन सा रहा है, 383। ओके वेल, लेकिन हमें याद रखना है कि अगली बार गोल्ड की पूछ सकता है कि गोल्ड का किसका सबसे ज़्यादा था। तो अगेन उसमें भी चाइना का था, 201 गोल्ड था।
फिर सेकंड नंबर पे जापान था, लेकिन मेडल टैली में वो सेकंड नंबर पे नहीं था। मेडल टैली में वो थर्ड नंबर पर, सेकंड नंबर पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया था। गोल्ड मेडल के हिसाब से जापान दूसरे नंबर पे था, लेकिन टोटल मेडल टैली में वो तीसरे नंबर पे था विथ 188 मेडल। तो यहाँ पे बी का जो है वो 4 हो जाएगा, बी का 4। इंडिया सेकंड 107, वो ओबियसली करेक्ट है, 2। और रिपब्लिक ऑफ कोरिया का के 190 मेडल थे, हालांकि इनका गोल्ड मेडल सिर्फ 42 ही था, जो कि जापान के गोल्ड मेडल से काफ़ी कम है। 52 से काफ़ी 10 कम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, यस, डी आंसर। वैसे भी यहाँ का डी का 2 है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है। तो अगर कुछ नहीं भी पता रहे ना, तो हमें आसानी से कर सकते हैं। इंडिया का तो कम से कम पता रखा होगा। इंडिया का तो ऐसे भी याद रखना है गोल्ड कितने आए थे। तो 28 गोल्ड आए थे, 38 सिल्वर मेडल आए थे, और 41 ब्रॉन्ज मेडल आए थे। टोटल 107 मेडल आए थे। और हाईएस्ट एवर बेस्ट एवर परफॉर्मेंस बाय इंडिया इन एशियन गेम्स था इंडिया की तरफ से। ना इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग बाकी कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से 70 तक। तो ये भी अगेन बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। विटामिन B1 वेरी वेरी बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। इसको अलग अलग पॉलीसाइड से कौन सा बीमारी होता है, इस तरह से कई बार घुमा आगे पीछे करके इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। कभी विटामिन B1 लिख देता है, कभी वेरी वेरी लिख देगा, कभी इसका एक और नाम है वो भी मेंशन कर देता है, और फिर पूछता है कि इससे कौन सी बीमारी होती है। तो वो कौन सा नाम है जिससे विटामिन 1 को जाना जाता है, उसको कमेंट सेक्शन में अगर आपको याद है तो ज़रूर बताएं। फिर ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, और इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, वो आंसर बी है, विटामिन सी स्क्वायर बी। तो ए का 4 किस में है, बी और सी में है। ओके, फॉलिक एसिड ऑब्वियस सी बात है, एनीमिया, तो बी का 3। ये फिर दोनों फंस रहा है। अच्छा ओके, विटामिन ए, तो विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस आता है, और इसमें भी काफ़ी लोग कंफ्यूज करते हैं। अगर नाइट ब्लाइंडनेस कलर ब्लाइंडनेस दोनों का आ जाए, तो कलर ब्लाइंडनेस जो है ना फ्रेंड्स, वो एक हीमोफिलिक डिजीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर टाइप का है, जबकि नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की कमी के कारण। तो ये ध्यान रखना है। सी का 1, अब सी का 1 आते ही हमें आंसर बी मिल गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो सेशन। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आ रहे हैं, ताकि आपका आंसर की एक्सप्लेनेशन में कोई इश्यू नहीं हो। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।